Hello students, good morning to all of you. Students, today we will discuss about some important numericals in dimensional analysis which is very important for ISC and CBSE board students of class 11th. तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग फ्लूइड ड्रॉप्स में डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ ड्रॉप, डेंसिटी and surface tension of the liquids. So obtain a formula for frequency by using dimensions or by using dimensional method. तो स्टूडेंट्स जब इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया जाता है, इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो स्टूडेंट्स जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तब हम सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज इसमें दी गई होती हैं उनकी डायमेंशंस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फ्रीक्वेंसी, राइट डाउन फ्रीक्वेंसी और द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू t-1. It is the dimension of frequency. Depends upon the radius r of drop. Write down the dimension of radius and the dimension of radius r is equal to L because radius is a distance. radius क्या है? एक distance है और distance की जो dimension होती है वो L होती है. And third, density and surface tension of the liquid. So write down dimension of density rho is equal to ml minus 3. It is the dimension of density. And surface tension, write down dimension of surface tension, and the dimension of surface tension is mt minus 2. ये सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन को लिख लेते हैं। इसके बाद हम सपोज करते हैं लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग फ्लूइड दैट इज n depends mean it is directly proportional to radius r, density rho and surface tension s. अब इसके बाद हम लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी की जो रेडियस होती है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और इस रेडियस की पावर हम लेते हैं a, रो इसकी पावर लेते हैं b और s जो कि सरफेस टेंशन है इसकी पावर लेते हैं c. इसके बाद n इक्वल टू k, k इज ए कांस्टेंट जो कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, k r पावर a, रो पावर b एंड s पावर c. ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। इसके बाद हम इस इक्वेशन फर्स्ट में जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन होते हैं उन डायमेंशन को पुटअप करते हैं। तो उसमें n फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है वह होती है m0 L0 t-1 क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t-1 है और जब t-1 है तब इसके साथ m0 रहेगा, L0 रहेगा इक्वल टू k डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। डायमेंशन ऑफ r L, L पावर a, डेंसिटी ml माइनस 3, पावर b एंड सरफेस टेंशन mt पावर -2 पावर c। इस तरह से बन जाता है। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर के लिए, L पावर a
m पावर b, l यहाँ पर जो उसकी पावर है -3 है, मल्टीप्लाई करेंगे b से, ये हो जाता है l पावर -3b m पावर c, सिमिलरली t पावर -2c। ये हमारा इतना बन जाता है, इतना हमें मिल जाता है। इसके बाद हम जब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती हैं वो ऐड होती जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसको अब MLT के फॉर्म में लिखते हैं। m की पावर देखते हैं तो m यहाँ पर b में है और c में है, m की पावर b है और c है, तब m पावर b प्लस c। इसके बाद l देखते हैं, MLT के फॉर्म में लिखना है। इसके बाद l पावर यहाँ पर a है -3b, और इसके बाद यहाँ पर l नहीं है। इसके बाद हम लेते हैं t सिर्फ -2c में आता है। तो ये हमारा एक नया इक्वेशन बन जाता है, और इसके सामने जो इसकी डायमेंशन होती है फ्रीक्वेंसी की, हम वो लिख देते हैं m0 l0 t-1। अब इसके बाद हम जो इसकी बेस होती है उसको तुलना कर देते हैं, m और m बेस है, तब इससे हमें जो फर्स्ट इक्वेशन मिलता है b प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद l पावर है a -3b, यहाँ पर l पावर 0 इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। t और t जब इसकी तुलना करते हैं तब हमें मिलता है, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तब t पावर आता है -2c इक्वल टू -1, और c इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, c इक्वल टू 1/2। ये था इक्वेशन 4। इससे हमें c की वैल्यू मिलती है c इक्वल टू 1/2। अब इस c की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन सेकेंड में पुटअप करते हैं, और इक्वेशन सेकेंड है b प्लस c इक्वल टू 0। इसमें b प्लस c -2 इक्वल टू 0, तब b इक्वल टू मिलता है -1/2, c इक्वल टू 1/2। इसको यहां से अलग से लिखते जाते हैं, वैल्यू c इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू -1/2। और अब इसके बाद हम इक्वेशन थर्ड से a -3b इक्वल टू 0, इससे a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तब a -3 इंटू b की वैल्यू -1/2 इक्वल टू 0, और अब a हमारा आता है a माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, a प्लस 3/2 इक्वल टू 0, या a इक्वल टू -3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम a की वैल्यू भी लिख लेते हैं, a इक्वल टू -3/2। और अब इन तीनों वैल्यू के लिए a, b और c, इसकी वैल्यू को now putting the value of a, b, c in equation 1,
अब इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं, तब देखते हैं n इक्वल टू के r पावर a है और a की वैल्यू r पावर a, रो पावर b और s पावर c। क्लियर। अब n इक्वल टू के r पावर a की वैल्यू है -3/2, रो ए b है, b की वैल्यू है -1/2 और s सरफेस टेंशन है, इसकी वैल्यू है 1/2। तो स्टूडेंट्स अब ये जो हमें वैल्यू मिली है, अब इसको हम आगे पुटअप करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस ABC की वैल्यू को आप निकालना समझ गए हैं, तो इसको अब रफ कर देते हैं। तब n इक्वल टू के r और रो ए माइनस में है, तब इसको हम लिख सकते हैं s पावर 1/2 अपॉन r पावर 3/2, ए भी माइनस में है, रो पावर -1/2। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि इक्वल टू यहां पर 1 होता है। तब n इक्वल टू s पावर 1/2 r पावर 3 इंटू 1/2, इस तरह भी लिख सकते हैं, और रो पावर 1/2। और स्टूडेंट्स जब सभी की पावर 1/2 होती है किसी भी इक्वेशन में, तब इसको हम अंडर रूट में ले लेते हैं। तब इससे हमारा जो आंसर आता है वह आता है n इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन RQ रो। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ऑसिलेटिंग फ्लूइड ड्रॉप की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है। यदि इसे आप आंसर चेक करना चाहते हैं तब आप इसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर प्रूव कर सकते हैं दैट द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो दोनों की जब डायमेंशन आप लिखते हैं तब एक t-1 आती है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं, इसकी करेक्टनेस ये सही है या गलत है। शॉर्ट में फ्रीक्वेंसी इसकी डायमेंशन t-1 इक्वल टू अंडर रूट s सरफेस टेंशन था, mt-2 r क्यूब डिस्टेंस, ये हो रहा l क्यूब, और रो डेंसिटी है, ये होता है m l-3। क्लियर है, m और m कैंसिल हो जाएगा, l क्यूब और l क्यूब कैंसिल हो जाता है। तब इससे बचता है t-1 इक्वल टू t-2 है। जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो पावर आधी हो जाती है और ये आता है t-1। तो क्लियर है that the dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side। ये आंसर चेक करना था, तो अपना ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो डायमेंशन होती है उसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करेंगे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड। और भी इसमें होता है, एडेड होता है, सब्सट्रैक्टेड होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इसमें चारों प्रोसेस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद इसको रफ करते हैं।
आपको ये ध्यान रखना है, जब भी डायमेंशन वाला कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले आप उसकी डायमेंशन लिखें और डायमेंशन लिखने के बाद ही उसको सॉल्व करें, क्योंकि जब आपकी डायमेंशन सही रहेगी तभी आपका आंसर सही आएगा। और यदि आपकी कोई डायमेंशन गलत हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तब आपका आंसर करेक्ट नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ find the dimension of a upon b in equation f equal to a under root by plus bt square, where f is force, a and b are constant, a and b are constant, y is displacement, and t is टाइम। इसमें हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। तो स्टूडेंट्स, जब हमें ए अपॉन बी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी होती है तो पहले हम इस इक्वेशन से ए की डायमेंशन निकालेंगे, उसके बाद बी की डायमेंशन निकालेंगे और थर्ड स्टेप में ए अपॉन बी करते हैं तो हमें ए अपॉन बी की डायमेंशन मिल जाती है। तब जो क्वेश्चन है f इक्वल टू a अंडर रूट बाई प्लस बी टी स्क्वायर, इस इक्वेशन में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस द डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए वाई, इक्वेशन 1, एंड डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स, हम पहले इक्वेशन 1 के लिए सॉल्व करते हैं। f इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, ए वाई नहीं अंडर रूट बाई, तब a इक्वल टू f अपॉन अंडर रूट बाई आ जाता है। इसी तरह अब हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, f इक्वल टू बी टी स्क्वायर, तब b इक्वल टू आता है f अपॉन टी स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं f क्या है, f इज फोर्स। नाउ राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू एम एल टी माइनस 2। ये डायमेंशन आपको शुरू में ही लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू पुटअप कर देना है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस 2 बिकॉज एफ इक्वल टू एम इंटू ए। डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई is L, and dimension of time t equal to t। A equal to, from equation 1, f, dimension of f ml t minus 2, इसको हम लिख सकते हैं m1 l1 t minus 2 अपॉन अंडर रूट एल।
यहाँ पर लिख दिया ए इक्वल टू, इसका मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप, ए इक्वल टू M1 L 1। जब इस L की हम स्क्वायर रूट लेते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं या स्क्वायर रूट के लिए हटाते हैं, तब यहाँ पर L की पावर हो जाती है 1/2 विथआउट स्क्वायर रूट। L1 T-2, एक स्टेप और इसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हो जाती है L की पावर 1/2। इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। अब A इक्वल टू M1 L1, जब ये ऊपर जाएगा तब होता है -1/2 और यहाँ पर होता है T-2। अब 1-1/2 आप करते हैं, 1-1/2 अपॉन 1 LCM 2, 1 से 2 में डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 में, 2 - 1 इक्वल टू 1-2। इसकी डायमेंशन आती है L की 1/2, M1 L पावर 1/2 T पावर -2, ए की डायमेंशन मिल जाती है। अब इसके बाद हम B की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, और जब B की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं तो क्लियर है, B इक्वल टू ये F है, F मीन M1 L1 T-2 अपॉन T स्क्वायर। तब B इक्वल टू M1 L1 T पावर -4, ये B की हमें डायमेंशन मिल जाती है। इसके बाद हमें जो डायमेंशन फाइंड आउट करनी है वह होती है, नाउ फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ A अपॉन B। अब राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ A है M1 L पावर 1/2 T पावर -1/2। इसके बाद M1 L1 T पावर -4, M और M कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू L पावर A है 1/2, AL की पावर 1 ऊपर जाएगी, हो जाएगी -1, T पावर यहाँ पर -2 और यहाँ पर +4 है। तो क्लियर है, जब आप 1/2 -1 करते हैं तब यहाँ पर 2, यहाँ पर आएगा 1 -2 इक्वल टू -1/2 हो जाता है। तब जो इसकी डायमेंशन आती है वह हो जाती है L पावर -1/2 एंड T पावर 2। ये हो जाती है डायमेंशन ऑफ A अपॉन B, और ये आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसकी भी डायमेंशंस के लिए A और B के हिसाब से चेक कर सकते हैं। आप अपना आंसर A और B की डायमेंशन यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कैसे, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देते हैं। F इक्वल टू
bt square. Write down the dimension of f mlt minus 2 equal to b, dimension of b ml t minus 4 into t square, ml minus 4 plus 2 minus 2 ml t minus 2 ml t माइनस 2। तो क्लियर है, ए बी की डायमेंशन क्लियर है। ऐसे ही आप ए की डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं जब आपके पास खाली समय होता है एग्जाम में, और इसमें आपको श्योरिटी मिल जाती है कि आपके जो क्वेश्चन हैं जो आपने किए हैं वो 100% सही है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है, सरल था, इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वह होता है टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। और इसके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस वन MW 1 मेगावाट express 1 megawatt power in a system express 1 megawatt power in a system whose fundamental units are आपको एग्जाम में लिखना है, कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो आप क्वेश्चन लिखें और एग्जाम में अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें। whose fundamental units are 10 किलोग्राम, it is fundamental unit for mass in another system, 1 decimeter, one decimeter and 1 minute, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तब आपके लिए जो फार्मूला होता है इसको कुछ फंडामेंटल से आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ये फार्मूला होता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A L1 अपॉन L2 पावर B T1 अपॉन T2 पावर C, ये इसका फार्मूला होता है। इसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दी जाती है, हमें उसकी डायमेंशन
लिखनी होती है, और इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी दी है वह है पावर। अब हम पावर की डायमेंशन, पावर P इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट आया है तो ये W अपॉन T हो जाएगी। W जो कि वर्क होता है, W इक्वल टू इसकी जो डायमेंशन होती है ml स्क्वायर T माइनस 2, बिकॉज W इक्वल टू F इंटू D, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, T टाइम, इसकी डायमेंशन आई है m1 L स्क्वायर T माइनस 3। तो क्लियर है, यहाँ पे जो m की पावर है वो 1 है, अर्थात A इक्वल टू 1, B इक्वल टू यहाँ पे L की पावर 2 है, और C इक्वल टू माइनस 3 है। तब इस कंडीशन में जो फार्मूला यूज होता है वह इस इक्वेशन के लिए, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हो जाता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A 1, L1 अपॉन L2 पावर B इट इज 2, T1 अपॉन T2 T1 अपॉन T2 पावर माइनस 3। क्लियर है। अब इसमें हमें N1 N2 M1 L1 T1 M2 L2 T2 क्या है इसके बारे में समझना है। तो जो N1 होता है, जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी जाती है वो N1 होती है। तो यहाँ पे जो N1 है, N1 इक्वल टू 1 मेगावाट, 1 मेगावाट मीन्स 10⁻6 वाट, ये हो जाती है इसकी N1 मेगावाट है। इसको हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। SI यूनिट में इसकी जो यूनिट होती है वो वाट होती है, तो इट इज 10⁻6 वाट। क्लियर। जो यूनिट दी जानी चाहिए वो मात्रक के साथ होना चाहिए, उसी सिस्टम में होना चाहिए। N1 इक्वल टू 10⁻6। इसके बाद इस MKS में जो M आता है M1, ये MKS में है, M मास है। M1 इक्वल टू यहां पर हो जाएगा किलोग्राम, M2 अभी L1 देखते हैं, L1 ये मीटर आएगा, और T1 क्योंकि ये सारी वैल्यू हमने MKS में ले ली है, और T1 ये हो जाता है सेकेंड। अब M2 L2 और T2, अब जिसमें हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू N2, ये निकालना है हमें। M2 अनदर सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स आर 10 किलोग्राम। M2 इक्वल टू 10 किलोग्राम, L2 इक्वल टू 1 डेसीमीटर, एंड T2 इक्वल टू 1 मिनट। ये हमें जो गिवन है ये इतना हमें मिल जाता है। इसके बाद ये सारी वैल्यू हम इस फार्मूला में रख देते हैं। सबसे पहले गिवन, इसके बाद फार्मूला, फार्मूला के बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के बाद आंसर। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, इसके बाद फार्मूला, और फार्मूला के बाद कैलकुलेशन। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। N2 इक्वल टू N1 10⁻6, M1 किलोग्राम अपॉन M2 10 किलोग्राम, इसको इतना लिख दिया।
और इसका जो पावर है 1, ये पावर 1 भी ऊपर लिख दिया। इसके बाद L1 ये दिया है मीटर में, मीटर अपॉन डेसी मीटर। क्लियर हो जाता है। ये दिया है डेसी मीटर में, डेसी मीटर। इसकी जो पावर है ये 2 है। इसके बाद थर्ड T1 दिया है सेकंड में, और T2 दिया है मिनट में, और जो इसकी पावर दी है वो है -3। तो स्टूडेंट्स अब आपको इसकी यहां पर इनकी वैल्यू पुटअप करनी है। N2 इक्वल टू 10⁻6 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यहां पर हो जाएगा ये 10। इसके बाद मीटर, यहां पर 1 मीटर। अब क्वेश्चन आता है एक डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तब एक डेसीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻1 ये मीटर होते हैं, इसको लिख दिया 2। इसके बाद यहां पर 1 सेकेंड, अब 1 मिनट में कितने सेकेंड, क्लियर है, ये होते हैं 60 या 60 -3। इस तरह से इतना लिख दिया है। अब N2 नेक्स्ट स्टेप, N2 इक्वल टू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻1 है, ये ऊपर जाएगा तब ये हो जाएगा 10/1 लिख सकते हैं इसको स्क्वायर। ऐसे ही ये -3 है तो ये 60 भी ऊपर चला जाएगा, 60/1 माइनस अलग होकर यहां पर हो जाएगा होल क्यूब। N2 इक्वल टू 10⁻6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60/10, एक कैंसिल हो जाता है। तब N2 इक्वल टू 10⁻6, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आता है सबसे पहले 10⁻6 इंटू 6 और 6 मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 216 3 इंटू 10 1 2 3 4 5। N2 इक्वल टू 10⁻6 इंटू 2.16 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 और 6 इंटू 10⁻6। N2 इक्वल टू 2.16 इंटू 10⁻12। इसकी यूनिट किस में है, किलोग्राम, डेसीमीटर और मिनट में, तो आप इसको इसी तरह से लिख सकते हैं इसकी यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले डायमेंशन, इसके बाद जो क्वांटिटीज है उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, और उस डायमेंशनल फार्मूला से ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस ABC की वैल्यू को इस फार्मूला में पुटअप करना है। तो आपको जो न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज करना है वो फार्मूला आपको मिल जाता है। फिर N1 M1 L1 T1 M2 L2 और T2 इनकी वैल्यू पुटअप कर देना है, और इनकी वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, तो आपके आंसर मिल जाते हैं। ये वाला जो फार्मूला है
इस तरह के सभी क्वेश्चन में इसका यूज होता है, इस फार्मूला का जो ब्लैक से लिखा है। तो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ दूसरे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो इसको अब रफ करते हैं। शॉर्टकट मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यूजफुल होते हैं। एक क्वेश्चन आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करते जाएं, ABC पावर चढ़ा दें और वहीं पे डायमेंशन की वैल्यू पुटअप कर दें और इक्वेशन बना के सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद आता है बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन लिखा है शॉर्टकट में, बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज between two physical quantities having similar dimensions which of the four operations addition, subtraction, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सिंबल से लिख दिया है इनको, आर पॉसिबल। क्वेश्चन इसको ध्यान से समझें आप कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशंस सिमिलर है, तो इनके बीच में क्या क्या हो सकता है? एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है ऑल फोर ऑपरेशंस आर पॉसिबल। इसका आंसर रहेगा ऑल फोर ऑपरेशंस आर पॉसिबल। ऑपरेशंस आर पॉसिबल। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग, जहां पर जो सिमिलर लिखा था यहाँ पे सिमिलर, यदि यहाँ पे कर दिया जाए डिससिमिलर, हैविंग डिससिमिलर dimensions, which of the four operations are possible? Addition, subtraction, multiplication and division। इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि यदि दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस डिफरेंट है, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिससिमिलर डायमेंशंस, तब इनके बीच में क्या हो सकता है? तो आपने कई क्वेश्चन ऐसे देखे हैं कि जिसमें आपने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो फिजिकल क्वांटिटीज डिससिमिलर होती हैं उन्हें हम ऐड नहीं कर सकते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार या इक्वेशन में।
तब इस कंडीशन में हम इनके बीच में केवल ओनली 2 ऑपरेशंस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर पॉसिबल। इसका आंसर हो जाता है। डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम केवल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद और भी कई क्वेश्चंस हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट सिस्टम वाले वैल्यू के इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं। कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी, यहाँ पे मैं आपको इनकी हिंट दे देता हूं। कन्वर्ट the value of g is universal gravitational constant। convert the value of g universal gravitational constant 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू CGS सिस्टम। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अनदर क्वेश्चन ये सकता है, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g इक्वल्स टू इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू CGS सिस्टम। इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है, तो जिसको आप सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन की थोड़ी हिंट दे देते हैं यहाँ पे, जिससे आप सिंपल वे में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी, जी इसकी आप डायमेंशन फाइंड आउट कर लें। जी इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। इसकी जो डायमेंशन आती है वह होती है ML T-2 इंटू L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। सो इट्स डायमेंशन इज M-1 L क्यूब T-2। क्लियर है? तो क्लियर है से A इक्वल टू, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए होती है, A इक्वल टू -1, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू -2 होता है। जो M की पावर है वह A आएगी, L की पावर B आएगी और T की पावर C आती है। इसके बाद जो फार्मूला होता है N2 इक्वल टू N1, इसमें M1 अपॉन M2 की पावर जो A होती है, आपको उस A की जगह पर लिख देना है -1। इसके बाद L1 अपॉन L2, इसकी पावर 3 होती है। इसकी पावर यहाँ पे जो B होती है और B की वैल्यू आई है 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। इसके बाद T1 अपॉन T2,
इसकी पावर c होती है और c की वैल्यू आई है -2। तो ये यहाँ पे आपका फार्मूला बन जाता है। और इसके लिए जो गिवन है n1 की वैल्यू रहेगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 m के s में है, किलोग्राम आएगा। L1 मीटर में है, मीटर आएगा। T1 सेकंड में आएगा। m2 ये CGS में हो गया है, m2 यहाँ पर ग्राम हो जाएगा। L2 सेंटीमीटर हो जाएगा और T2 ये सेकेंड ही रहेगा। ये सारी वैल्यू आपको इसमें पुटअप करना है और कैलकुलेशन करना है, तो जिससे आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सबसे पहले इसकी डायमेंशन g इक्वल टू LT-2। कोई भी एक्सीलरेशन होता है इसकी डायमेंशन LT-2 होती है और इसको हम लिख सकते हैं m0 L1 T-2 के फॉर्म में। क्लियर है? A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू -2 हो जाता है। उसका जो फार्मूला बनता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2। पावर 0 आएगी क्योंकि इसकी पावर A होती है। L1 अपॉन L2 इसकी पावर B होती है, ये 1 आएगी। और C1 सॉरी C नहीं है, ये T1 अपॉन T2 इसकी पावर है -2, ये -2 होती है। तो जो फार्मूला इसका बनेगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 है। N1 L1 अपॉन L2 पावर 1, T1 अपॉन T2 पावर -2। अब इसमें गिवन क्या है? N1 इक्वल टू 9.8 है, M1 किलोग्राम है, L1 मीटर है, T1 सेकेंड है, N2 फाइंड आउट करना है। N2 M2 ग्राम है, L2 सेंटीमीटर है और T2 सेकेंड है। तो जब आप ये सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, तब आपको इसका आंसर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो आप एक क्वेश्चन सिंपल वे में कर सकते हैं। आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है सिंपल वे में और सिंसियरली से क्लियर होते जाएंगे। वीडियो के लिए लाइक कर दें और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपका कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।